Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET Paper 2 Political Science. और पॉलिटिकल साइंस के अंदर आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरस्टेट काउंसिल। सो इंटरस्टेट काउंसिल क्या है इसके बारे में आज हम डिटेल्स जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। Okay. So Interstate Council. Article 263 contemplates the establishment of an interstate council to effect coordination between the states and between the center and states. So Article 263 में बताया गया है एक interstate council के बारे में, ठीक है। So ये एक constitutional body है, इससे हम समझ पाए हैं। So Article 263 contemplates the establishment of an interstate council. So ये interstate council रहेगा, किस लिए रहेगा? ये कोऑर्डिनेशन करेगा किसमें? स्टेट्स में, राज्य में एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। सो आर्टिकल 263 में ये बताया गया है कि इंटरस्टेट काउंसिल जो होगा वो एक राज्य के साथ दूसरे राज्य का कोऑर्डिनेट करने में और अच्छे संबंध बनाने में हेल्प करेगा, एज वेल एज सेंटर के साथ स्टेट्स का अच्छा रिलेशन बनाने में हेल्प करेगा। Thus, the president can establish such a council if at any time it appears to him that the public interest would be served by its establishment. Thus, the president, ये कौन establish करता है? President. So, president इसे establish करता है if at any times अगर उनको लगे कि public interest में किसी कारणवश उनको लगे कि interstate council establish करना चाहिए तो president इसे establish कर सकते हैं। He can define the nature of duties to be performed by such a council and its organization and procedure. So president ही इस organization को बना सकते हैं, मतलब establish कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, उसका ड्यूटी क्या होगा, वो कैसे काम करेगा ये organization, इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, कौन लोग होंगे, ये सारे प्रोसीड्यूर्स के बारे में कौन बता देगा? प्रेसिडेंट। हमारे राष्ट्रपति के द्वारा 263 आर्टिकल के अनुसार इंटरस्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश कर सकते हैं और यही प्रेसिडेंट बता देंगे कि इसका रूल्स रेगुलेशंस कैसा होगा। नेक्स्ट, even though the president is empowered to define the duties of the interstate council, the article 263 specifies the duties that can be assigned it in the following manner. So प्रेसिडेंट तो बता देंगे इंटरस्टेट काउंसिल का, प्रेसिडेंट का क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या ड्यूटीज है इंटरस्टेट काउंसिल का, इसके बारे में तो बता देंगे। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 263 में स्पेसिफिकली बताया गया है कि उसका क्या क्या कर्तव्य है, उसकी ड्यूटीज क्या क्या है, उसके बारे में स्पेसिफिकली बता देंगे। फर्स्ट, इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट व्हिच मे अराइज बिटवीन स्टेट। किसी कारणवश दो राज्य के बीच या 3 या 4 उससे ज्यादा राज्यों के बीच अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो, कोई प्रॉब्लम सामने आए तो क्या करेगा? उसको एडवाइस करेगा, उसको इंक्वायर करेगा किस कारणवश उनको विभेद है, क्यों विभेद है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी और उसको लेकर एडवाइस भी देंगे। ओके, ये इंटरस्टेट काउंसिल। नेक्स्ट, investigating and discussing subjects in which the states or the center and the states have a common interest. जिस विषय में एक राज्य के साथ दूसरे राज्य का संबंध है या राज्य के साथ सेंटर का संबंध है, उस विषय को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उस विषय में बातचीत होगा कॉमन इंटरेस्ट के विषय में। मतलब मानिए कि बिहार और यूपी में एक नदी है जो कॉमन है, उसके विषय में किसी डिसीजन लेना है, तो ये सारे विषय के बारे में डिफाइन करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कौन? इंटरस्टेट काउंसिल। Next, making recommendation upon any subject and particularly for the better coordination of policy and action on it. So making recommendation, वो recommendation बताएंगे any subject, किसी भी subject के बारे में, किसके लिए? बेटर कोऑर्डिनेशन के बारे में, किसी भी पॉलिसी और एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे हम उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उस विषय में वो रिकमेंडेशन देंगे। किसी भी विषय में अगर पॉलिसी लिया हो कि एक्शन लेना है तो उस विषय में बेटर कैसे कोऑर्डिनेट कर सकता है, इस विषय में। नेक्स्ट,
The council's functions to inquire and advise upon interstate dispute is complementary to the Supreme Court's jurisdiction under Article 131 to decide legal controversy between the governments. Okay, so the council's function, ये जो council का function क्या है? council का main function यही है. So ये जो council का function है, क्या main function है? कि वो inquiry करेगा, एडवाइस प्रोवाइड करेगा इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स के बारे में. दो राज्य में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो उसके बारे में वो इंक्वायरी बैठाएगा और उसके लिए डिस्प्यूट्स के लिए एडवाइस प्रोवाइड करेगा. ओके, सो ये सुप्रीम कोर्ट द काउंसिल फंक्शन टू इंक्वायर एंड एडवाइस अपॉन इंटरस्टेट डिस्प्यूट के बारे में ये इंक्वायर करेगा एंड एडवाइस प्रोवाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट के. और ये सारा जो चीजें है ये किसके जुरिस्डिक्शन के अंडर होगा? सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर होगा, आर्टिकल 131 के अंदर. ओके, वो क्या डिसाइड करेंगे? एक लीगल कंट्रोवर्सी बिटवीन गवर्नमेंट्स. आर्टिकल 131 डिसाइड, अगर किसी विषय में लीगल कंट्रोवर्सी हो गवर्नमेंट्स के बीच में तो ये सारी चीजें वहां पर मतलब प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में 131 आर्टिकल के तहत. नेक्स्ट, द काउंसिल कैन डील विथ एनी कंट्रोवर्सी वेदर लीगल और नॉन लीगल. ये जो काउंसिल है ये किसी भी टाइप का कंट्रोवर्सी के साथ बातचीत कर सकता है, डील कर सकता है, वो लीगल हो या नॉन लीगल, आईन संक्रांत हो या नॉन मतलब आईन संक्रांत ना हो, प्रशासनिक हो, उस विषय में भी कर सकते हैं. बट इट इज फंक्शन इज एडवाइजरी अनलाइक ऑफ द कोर्ट व्हिच गिव्स अ बाइंडिंग डिसीजन. लेकिन ये कोई बाइंडिंग डिसीजन नहीं प्रोवाइड कर सकता, ये सिर्फ एडवाइस प्रोवाइड कर सकता है कि ऐसे आप कीजिए, ऐसे मत कीजिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन इसका डिसीजन कोई बाइंडिंग नहीं है. सो इंटरस्टेट काउंसिल क्या करता है? दो राज्यों के बीच में कोई विषय को लेकर कोई मतभेद हो तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके विषय में कमेंट पर जरूर कर सकता है, लेकिन बाइंडिंग डिसीजन के पास नहीं है. ओके, so under the above provision of Article 263, the President established the following councils to make recommendation for the better coordination of policy and action to the related subjects. So Article 263 के तहत President क्या कर सकते हैं? एस्टेब्लिश कर सकते हैं काउंसिल. ओके, कुछ काउंसिल बना सकते हैं जो रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए. और इस विषय में कौन से हैं? सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, 4 रीजनल काउंसिल्स फॉर सेल्स टैक्स एंड नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथर्न जोन. सो कुछ जोन्स बनाए गए हैं, कुछ बनाई गई है कोऑर्डिनेशन के लिए. एक तो है सेंट्रल काउंसिल है ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को लेकर, नेक्स्ट है लोकल गवर्नमेंट को लेकर सेंट्रल काउंसिल, और रीजनल है जो एक 4 डिवीजन में भाग किया गया है, नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथर्न. ओके, सो इंटरस्टेट काउंसिल कब किसने बताया कि एस्टेब्लिश करना चाहिए? द सरकरिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन. ओके, सरकरिया कमीशन ने इसके बारे में बताया 1983 में से 1988 तक. उन्होंने बताया, क्या बताया? उन्होंने बताया मेड अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल बनाने की बात की. It recommended that in order to differentiate the interstate council from other bodies established under the same article 263, so it recommended, इसने recommend किया कि differentiate करेंगे interstate council को other body से article 263 में. It may be called as the intergovernmental council. वहां पर और अलग एक बॉडी होगा, वो होगा intergovernmental council. The commission recommended that council should be charged with duties laid down in clauses. यहाँ पर कुछ क्लॉज के तहत उनका जो ड्यूटीज है उसके बारे में बताया जाएगा. बी एंड सी के क्लॉजेस में डिवाइड किया हुआ है 263 आर्टिकल में. अब देखते हैं इन पर्सुएंस ऑफ द above recommendation. सरकरिया कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद the Janata Dal government headed by VP Singh established interstate council in 1990. सरकरिया कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि इंटरस्टेट काउंसिल बनना चाहिए इंटरस्टेट डिस्प्यूट को क्लियर करने के लिए.
ओके, सो उसके रिकमेंडेशन को किसने माना? जनता दल थी तब सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहां पर वीपी सिंह के नेतृत्व में इंटरस्टेट काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया 1990 में। यहाँ पर कौन कौन मेंबर है इसके बारे में देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर्स है एज ए चेयरमैन, प्राइम प्रधानमंत्री है चेयरमैन के पद में। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, सारे राज्य के चीफ मिनिस्टर यहाँ पर होंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है जिस यूनियन टेरिटरीज में, वहां के चीफ मिनिस्टर। एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जहां पर विधानसभा नहीं है वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स रहेंगे। नेक्स्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट रूल, जहां पर प्रेसिडेंट रूल चल रहा है वहां पर गवर्नर आएंगे। नेक्स्ट, 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल कैबिनेट के 6 मंत्री, जैसे कि होम मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं, होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स, वो सारे मेन मंत्रालय से मंत्री आएंगे। ओके, और कौन कौन आएंगे? 5 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक। ओके, 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे, होम मिनिस्टर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये विदेश मंत्रालय वैसे वाला। ओके, और कुछ 5 मेंबर्स रहेंगे कैबिनेट रैंक के। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, जैसे कि इंडिपेंडेंट चार्ज में जो मिनिस्टर्स हैं वो होंगे। नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, मतलब प्राइम मिनिस्टर जिनको नॉमिनेट करेंगे वो परमानेंट इन्विटीज की तरफ, काउंसिल के परमानेंट इन्विटीज की तरफ, इन्विटी इन्वाइटीज के हिसाब से वो लोग यहाँ पर आएंगे। सो द काउंसिल इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी। मैंने पहले ही कहा कि ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर सकता है, इसका रूल कोई बाइंडिंग नहीं। सो काउंसिल इज अ रिकमेंडरी बॉडी on issues relating to interstate council, interstate and central union territories relation. So interstate council क्या करता है? एक रिकमेंडरी बॉडी है, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है इंटरस्टेट और सेंटर स्टेट के बीच में कोई अगर रिलेशन के बीच में कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के। इसका एम क्या क्या है? फर्स्ट देखते हैं, promoting coordination between them by examining, discussing and deliberating on such issues. So कि उस विषय में, राज्य के विषय में उस प्रमोट कोऑर्डिनेशन करना, मेनली कोऑर्डिनेशन में अच्छी तरह से रखना, एग्जामिन करना टोटल विषय को, डिस्कस करना और उस विषय में बातचीत करना। Its duties in detail are follows. So duties क्या क्या है? First, investigating and discussing such subjects in which the states or the center have common interest. उस विषय में इन्वेस्टिगेट करना जो विषय स्टेट्स और स्टेट्स सेंटर का कॉमन इशू है। ओके, नेक्स्ट, रिकमेंडेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन ऑन इट। उस विषय में रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना कि कैसे उस सेंटर और स्टेट्स में या स्टेट्स के बीच में अच्छा संबंध बना सकते हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, कैसे अच्छा पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस विषय में रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, deliberating upon such other matters of general interest to the states as may be referred to it to the chairman. So deliberating upon such other matters के ऊपर काम करना जो जनरल इंटरेस्ट लगे, चेयरमैन को लगे कि इस विषय में काम होना चाहिए तो उस विषय में बातचीत करना। नेक्स्ट, द काउंसिल में मीट एटलीस्ट थ्राइस इन अ ईयर, एक साल में वो लोग 3 बार मीट करते हैं। इट्स मीटिंग आर हेल्ड इन कैमरा एंड ऑल क्वेश्चन आर डिसाइडेड बाय कॉन्सिक्वेंसेस। सो कॉन्सेंससली ये पूछी जाती हैं और ऑन कैमरा ये सारे चीजें रिकॉर्ड होती हैं। देयर इज ऑल्सो अ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द काउंसिल, एक स्टैंडिंग कमिटी भी है जो सेटअप हुआ था 1996 में for continuous consultation and processing of matters of the consideration of the council. काउंसिल के कंटिन्यूअस कंसल्टेशन के बारे में ये एक बॉडी बनाई गई थी जो काम करता है 1996 में। so, इसके कौन कौन मेंबर है? ओके, देखते हैं। फर्स्ट है यूनियन ऑफ होम मिनिस्टर्स चेयरमैन, यहाँ पर होम मिनिस्टर चेयरमैन के तौर पर काम करते हैं। 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं, यूनियन के केंद्र के कैबिनेट रैंक के मंत्री रहते हैं और 9 चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं। Next. So the council is assisted by a secretariat. यहाँ पर एक secretariat है जो इसको assistance provide करता है, जिसको हम जानते हैं interstate council secretariat के नाम से। So this secretariat was set up in 1991 में ये established हुआ था and is headed by a secretary of the government of India. ये कोई भारत गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के द्वारा ये हेडेड होता है।
नेतृत्व देते हैं। Since 2011, it is also functioning as the secretariat of the zonal council. और 2011 से ये एक साथ जोनल काउंसिल के सेक्रेटेरिएट की तरह भी काम कर रहे हैं. Okay, so that's the whole lecture on today's class. मैंने इंटरेस्टेड काउंसिल के बारे में डिटेल बताया है. I hope you understand. So thank you. Keep on watching and keep on learning.